प्यारे बच्चों, आज हम पालमपुर गांव की कहानी के दूसरे भाग में चल रहे हैं। मैं आपको इस पार्ट में ये बताऊंगी कि आधुनिक कृषि के तरीके क्या थे और उनकी शुरुआत कैसे हुई। तो आधुनिक कृषि में अगर लिया जाए तो आधुनिक कृषि के लिए जरूरी चीजें क्या थी? अच्छी उपज वाले बीज, औजार, ट्रैक्टर, विधियां, सिंचाई की व्यवस्था, उपकरण, कीटनाशी, कीड़ों से बचने के लिए जो चीजें डाली जाती हैं वो, उर्वरक और खाद। तो ये आधुनिक कृषि का जो कंसेप्ट आया, ये आया कहाँ से? 1960 के दशक में भारत में हरित क्रांति आई। मतलब हरित क्रांति जो फसल से जुड़ी हुई थी। तो इसके अंतर्गत कृषि में आधुनिक तरीकों को जोड़ दिया गया। इसमें कहा गया कि आप अच्छे बीज इस्तेमाल करो जिनसे ज्यादा उपज मिल सकती है, अच्छी विधियां होनी चाहिए, वैज्ञानिक विधियां होनी चाहिए, सिंचाई के ज्यादा से ज्यादा साधन होने चाहिए, अच्छे उपकरणों का प्रयोग होना चाहिए। ऐसी सभी चीजों का प्रयोग, जिससे कि मान लो फसल को कीड़ा लगता है तो कीड़े से बचाने के लिए कीटनाशी का प्रयोग किया जाना, पौधों को बढ़ाने के लिए उर्वरकों और खाद का प्रयोग जो रासायनिक थी, इनका उपयोग जो था वो हरित क्रांति के अंतर्गत कहा गया। तो इस हरित क्रांति का क्या क्या क्यों आई है? हरित क्रांति का मतलब था कि भूमि के एक छोटे से टुकड़े पर जो हमें फसल की उत्पादकता अब मिल रही है, उससे ज्यादा उत्पादकता हम इन तरीकों से, इन चीजों के नियोजन से भी हमें उससे ज्यादा फसल मिले। तो इस तरह ये जो कहलाए आधुनिक कृषि के तरीके कहलाए। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि भारत में सबसे पहले पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने इन आधुनिक विधियों का प्रयोग किया। अपने अपने खेतों में इन तीनों राज्यों ने हरित क्रांति का प्रयोग किया। तो आगे चलते हैं। हरित क्रांति का मतलब क्या है? हरित क्रांति यानी खेती की आधुनिक विधियों का प्रयोग जिससे कि अधिक उत्पादन या फसल को प्राप्त किया जा सके। यानी कि एक जमीन का टुकड़ा, उस पर अगर हम ये सभी विधियां प्रयोग कर लें तो हमें उससे ज्यादा उत्पादकता मिले, ज्यादा फसल मिले, जो कि हम पहले प्राप्त कर रहे थे। यहाँ पर मैं आपको आधुनिक कृषि तकनीक और परंपरागत कृषि तकनीक में अंतर बताऊंगी व उसके किसान पर क्या प्रभाव पड़े वो भी बताऊंगी। तो आधुनिक कृषि तकनीक में उर्वरकों के प्रयोग पर ज्यादा जोर दिया गया। उर्वरक यानी पौधों को बढ़ाने के लिए जो रासायनिक खाद डाली गई उसे उर्वरक कहा गया। तो आधुनिक कृषि में यह बोला गया कि उर्वरकों का प्रयोग किया जाए, जबकि परंपरागत कृषि तकनीक में होता था किसान अपने गोबर की खाद को प्रयोग करता था और उसकी फसल उस पर ही निर्भर थी, उससे ही वो फसल में खाद का इस्तेमाल करता था। अब उर्वरक डालने से ज्यादा क्या हुआ? अधिक पानी की आवश्यकता पड़ने लगी। इससे पानी का स्तर जो था वो धीरे धीरे कम होता गया। मतलब एक बुरा प्रभाव ये भी पड़ा कि पानी की जो आवश्यकता थी वो ज्यादा होने लगी किसान को। अब वो क्या करेगा? झीलों का उपयोग करेगा, नहरें बनाएगा, कुएं खोदेगा, तो जमीन में जो पानी का स्तर था वो कम होता गया। एक और बात जो थी, आधुनिक कृषि तकनीक के लिए यह जरूरी था कि सभी चीजें नियोजित हो, जैसे बीज हो, उर्वरक हो, कीटनाशी हो। जबकि परंपरागत कृषि तकनीक में वो क्या करता था? वो अपनी गोबर की खाद इस्तेमाल करता था, जो पानी का उसका तरीका है वो देता था और उससे वो फसल प्राप्त करता था। तो यहाँ पर बिना इन सबके नियोजन के फसल की उत्पादकता को बढ़ाया नहीं जा सकता था। मतलब हमें सारी चीजें लगानी जरूरी थी। अब जैसे जैसे उर्वरकों का अधिक प्रयोग होने लगा तो भूमि की जो उर्वरा शक्ति थी वो भी कम होती गई। मतलब एक लिमिट होती है ना हर चीज की, उसी प्रकार से भूमि की भी जो उर्वरा शक्ति, मतलब हमें फसल देने की जो शक्ति थी, वो पहले फसल अच्छी हुई लेकिन फिर धीरे धीरे करके वो घटने लगी, वो अनुपात घटने लग गया। किसान कर्ज में डूब गए। क्यों डूबे? क्योंकि उसे आधुनिक विधियों से खाद भी खरीदनी थी, कीटनाशक भी लेने थे, उर्वरक भी खरीदने थे, सिंचाई की व्यवस्था करनी थी। तो धीरे धीरे उन पर कर्जा बढ़ने लगा, जबकि पहले वो अपनी नॉर्मल विधियों से खेती करता था और जिससे उसको इतना कर्जे में डूबे रहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है भूमि और जल प्रदूषण को बढ़ावा। क्योंकि उर्वरक इतने ज्यादा प्रयोग होने लगे तो इससे भूमि और जल दोनों का प्रदूषण बढ़ा और ये जो था ये बहुत ही गलत प्रभाव पड़ा किसान पर भी, भूमि पर भी और हमारी जमीन पर भी। तो अब बात करते हैं खेती की लागत का बढ़ना। अब क्या हुआ, जब किसान को ये आधुनिक विधियां अपने फसल के लिए चाहिए थी तो उसने उसकी खेती की लागत बढ़ने लगी। पहले वो क्या करता था कि जो उसके पास है उन्हीं से वो खेती करता था, लेकिन अब इन नई नई चीजों के नियोजन के लिए उसे खेती की लागत का, खेती पर जो खर्चा बढ़ने लगा, खेती करने का खर्चा बढ़ गया। इससे किसान पर एक आर्थिक प्रभाव पड़ा। अब मैं आपको पालमपुर के किसानों की भूमि के बारे में बताऊंगी कि वहां भूमि कैसे वितरित थी। ये जो पूरा सर्कल है, ये पूरे 450 परिवार वहां पर थे। लाल हिस्सा जो दिखा रहा है, ये दिखा रहा है उन किसानों को जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि थी। इनका गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था।
पीला हिस्सा हमें दिखाता है भूमिहीन लोगों का, जो कि 150 लोग थे लगभग, और ये दलित परिवार के थे। इनके पास अपनी भूमि नहीं होती थी, ये दूसरे के खेतों में काम करते थे, इनको बहुत कम पैसे मिलते थे। अब जो हरा हिस्सा है ये हमें दिखा रहा है 2 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि रखने वाले बड़े किसान। आपको पता है भूमि का जो हम माप करते हैं वो हेक्टेयर में किया जाता है, तो जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि थी वो बड़े और मंझले किसान थे। ये अपने खेतों पर मजदूरों से काम कराकर खेती करते थे। अब चलते हैं आगे। अब जानते हैं ये श्रम की व्यवस्था कैसे करते थे। तो भूमिहीन किसान दूसरे किसानों के खेतों में काम करते थे और इनको मजदूरी मिलती थी बदले में। इनके पास कभी काम होता था, कभी नहीं होता था। अब पालमपुर में इतनी निर्धनता थी कि बहुत से लोग कम मजदूरी में भी काम करने को तैयार रहते थे। अब आई छोटे किसानों की बात। ये अपने खेत में अपने परिवार के सदस्यों के साथ खुद ही काम करते थे। इनकी उपज भी बहुत कम होती थी, गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। अब आई बड़े किसानों की बात। बड़े किसान मजदूरों से काम कराते थे और उन्हें बहुत कम मजदूरी देते थे। अब श्रम के बाद जरूरत थी पूंजी की व्यवस्था की। तो पूंजी की व्यवस्था कैसे होती थी? छोटे किसान बड़े किसानों या साहूकारों से कर्जा लेते थे, उधार लेते थे और फिर खेती करते थे, और उन्हें ये कर्ज चुकाने में सालों साल लग जाते थे। और इस कर्ज की जो ब्याज की दर थी, ब्याज जो देना पड़ता है, बहुत ज्यादा थी और किसान इसी में दबे रहते थे। बड़े किसानों की बात की जाए तो वो अपनी खेती की बचत से ही अपने लिए पैसों की व्यवस्था खुद कर लेते थे। उन्हें कहीं से उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि उनके पास बहुत बड़े बड़े खेत थे। अब एक नया शब्द आया, कृषि अधिशेष क्या होता है? देखो, अधिशेष यानी कि बचा हुआ भाग। जब हमने खेती करी उसमें से हम क्या करते हैं, कुछ भाग अपने लिए रखते हैं, कुछ हम बाजार में बेचते हैं। तो जो बाजार में बेचने वाला भाग हुआ वो होगा अधिशेष भाग। तो बड़े किसानों की बात की जाए तो उनके पास बहुत बड़ा अधिशेष का भाग होता था, क्योंकि उनके पास बड़े खेत हैं तो ज्यादा खेती है। तो उसमें से अपना हिस्सा रख के वो बाकी का बाजार में बेच लेते थे और उससे बदले में पैसे मिलते थे। इन पैसों को वो बैंक में जमा करते थे या फिर छोटे किसानों को अधिक ब्याज पर कर्जा देते थे। अब आई छोटे परिवारों की बात। छोटे परिवारों के पास जब थोड़ा सा ही उत्पादन हुआ है, उसमें से उसने अपने लिए गुजारे के लिए रख लिया, तो जितना थोड़ा बहुत बाकी बचा वो उसे जाके बाजार में बेच देते थे और अगली खेती के लिए भी वो पैसा वो रखते थे। अब इस यहाँ बताना चाहूंगी कि जो पालमपुर के लोग थे उन्होंने क्या करा, कईयों ने ऐसा करा कि भाई इस पैसे से गाय भैंस रख ली, अभी एक रखी फिर दो रखी, धीरे धीरे उन्होंने अलग काम कर लिया, दूध का डेयरी का काम कर लिया। किसी ने अपना वाहन डाल दिया और परिवहन का काम करने लगा। किसी किसी ने क्या करा, दुकान खोल ली। तो इस तरह से पालमपुर की एक छोटी सी अर्थव्यवस्था इस प्रकार चलती थी। मेरे ख्याल से अब आप लोग इस पार्ट के बारे में समझ गए होंगे। आशा करते हैं कि आपके सभी डाउट्स जो जो होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। चलिए अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।